बच्चों देखो, अभी कॉन्टिन्यूसली अपने लेक्चर चल रहे हैं ग्रेविटी के ऊपर या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। न्यूटन ने क्या खोजा था, क्या नहीं खोजा था, इसकी बातचीत कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं ना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये जान गए। अब कुछ क्वेश्चंस देखना भी जरूरी है, किस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इस टॉपिक के ऊपर। साथ ही साथ एनसीईआरटी ले भी कुछ जेई मेंस भी देखेंगे, क्या ट्रिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, इसको भी जानेंगे। सारी चीजें आज के लेक्चर में। एक बार फटाक से बेसिक फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था अपना? सिंपल सा, F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। कहां लग सकता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लग सकता है बच्चों जब आपके बिंदु द्रव्यमान यानी कि पॉइंट मासेस हो, या फिर आपके जो केवल पूरी कंप्लीटली स्फेरिकल बॉडी हो। स्फेरिकल बॉडी यानी कि पूरी गोलीय पिंड हो। गोलीय पिंड के जो केस होता है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा द्रव्यमान जो है उस गोले के केंद्र पे केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है, संघनित है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ। तो फटाफट से देखिए पहली प्रॉब्लम क्या कहती है। तो पहली प्रॉब्लम आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। 1 केजी एवं 2 केजी के द्रव्यमानों वाले दो कण 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे हुए हैं। यह मानते हुए कि कणों पर केवल पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण का बल ही लगता है, भारी कण का प्रारंभिक त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रॉब्लम को करना बहुत आसान है। सबसे पहली बात हमें दे रखी है, एक 1 केजी का मास रखा है और एक 2 केजी का मास रखा है। इसे मैं कह रहा हूं ये है अपना m1, ये है अपना m2। इन दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप हो जाता है ये देखो 0.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद आगे का क्या स्टेप है? सिंपल सा हमसे ये पूछा है कि भारी वाला कण यानी कि 2 केजी का एक्सेलरेशन कौन सा वाला? प्रारंभिक त्वरण, यानी कि जब ये जस्ट मोशन में आया ही होगा। साथ ही साथ ये बात यहां पर केवल यही है कि इन दोनों के बीच में पारस्परिक जो केवल गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, सिर्फ वही बल यहां पे कार्यरत है और कोई भी बल इनके ऊपर नहीं लग रहा है। तो बच्चे ये 1 केजी का जो द्रव्यमान है 2 केजी वाले को खींचेगा अपनी तरफ, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पढ़ा ही है, तो यहां पर लिखेंगे m1 m2 और आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा होगा सेकंड पर, किसकी वजह से? 1 की वजह से। हमें निकालना है एक्सेलरेशन सेकंड पार्टिकल का। अब सेकंड पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन याद कीजिएगा, कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए F इज इक्वल टू ma अप्लाई करते हो। अब भाई मेरे किसका निकालना है? सेकंड का निकालना है। फोर्स जो सेकंड पर लग रहा है और सेकंड का मास यानी कि द्रव्यमान। तो यहां पर हो गया G m1 m2 r स्क्वायर और m2, m2 से m2 कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है G m1 r स्क्वायर। G की वैल्यू आपकी कितनी है? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। m1 की वैल्यू 1 kg, r स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5, ऊपर ले जाएंगे 0.5 को तो ये बन जाता है 4। ठीक है, 0.5 यानी कि 2 इंटू 2 4। तो बच्चों ये हो जाता है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इंटू 4। अब भाई गुणा कर लो, 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 26 और 6 चौक 24 और 2 26, 0.2 के बाद लगेगा 10 की घात -11 हो जाता है ये। इसे और लिखें तो ये हो जाता है 2.668 गुणा 10 की घात -11। और अच्छे से हल करें तो भाई इसे राउंड ऑफ भी किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2.67। ठीक है, माफ कीजिएगा बच्चों, यहां पर हमने जब ले लिया तो ये माइनस का 10 हो गया, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस का 10
और हमने त्वरण निकाला है तो इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आसान, एकदम सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी जो अभी हमने यहाँ पे बच्चों सॉल्व करी है। इसे आप नोट करिए फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करता हूं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। कह रहा है कि भाई दो द्रव्यमान हैं आपके m1 एंड m2, इनके बीच की दूरी है स्मॉल d। ये कह रहा है कि तीसरा हमें द्रव्यमान रखना है, और तीसरा द्रव्यमान कहाँ रखें। अब कहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, हमें m1 से दूरी ज्ञात करनी है। तो m1 से कितनी दूरी पर तीसरा द्रव्यमान रखें कि उस पर लग रहा कुल बल शून्य हो। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप कूलॉम्स का लॉ पढ़ोगे, तब भी ऐसी सामने आएंगी। तो मैं इसको आप करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। तो एकदम तैयार हो जाओ कि कैसे करना है ये सवाल। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये सोचना है कि दिया क्या है, क्या घटनाक्रम हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाएगा। थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पोजीशन की, और उसके बाद बातचीत करते हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दो द्रव्यमान है, पहला द्रव्यमान तो m1 है और दूसरा द्रव्यमान m2 है। इनके बीच में एक द्रव्यमान हमें तीसरा मास रखना है, मान लेते हैं स्मॉल m रखना है, और इनके जो m1 है m2 है बच्चे, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है ना, ये स्मॉल d दे रखी है। अब हम देखना चाहते हैं कि स्मॉल m को m1 से कितनी दूरी पर रखें कि इस पे लग रहा कुल बल शून्य हो। तो यार बीच में ही क्यों, क्या यहां नहीं रख सकता था मैं, क्या यहां नहीं रखा जा सकता ये। लेकिन पोजीशन तो ये भी शायद संभव हो, पोजीशन ये भी संभव हो, पोजीशन ये भी संभव हो, तो बीच में ही क्यों रख के माने। तो पहले बच्चों एनालिसिस करते हैं कि मान लेता हूं कि अगर ये द्रव्यमान यहां होता तो क्या ऐसी परिस्थिति संभव है जहां पर इसके ऊपर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। देखिए अगर मैं कहूं कि एक फाइनाइट निश्चित दूरी पे, अरे अनंत पे रख दोगे तब तो बल शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि अनंत पे तो ये दोनों कोई प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ी दूरी, आर जितना ज्यादा बड़ा करते जाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। तो अनंत पे तो संभव है ये, पर हम निश्चित दूरी निकालना चाहते हैं। तो अगर निश्चित दूरी की बात करूं तो इस m वाले, माना कि जब यहां रखा है, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, तो जब यहां रखा है तो ये भी एक आकर्षण का बल दे रहा होगा और ये भी आकर्षण का बल दे रहा होगा। तो क्या इस परिस्थिति में उस पे लग रहा कुल बल शून्य है क्या, नहीं है ना, है नहीं है। अब यहां पर भी देखिए आप लोग कि m1 यहां पर एक आकर्षण का बल दे रहा होगा और m2 यहां पर एक आकर्षण का बल दे रहा होगा। यहां पर एक संभव परिस्थिति है कि जहां पर इन दोनों का कुल बल जो है शून्य हो जाए। अगर इसी तरीके से मैं यहां देखूं तो यहां पर भी अगर यहां रखा होता तो एक आकर्षण का बल यहां लग रहा होता F1, दूसरा F2 यहां लग रहा होता, तो कुल बल संभव तो शून्य तो संभव नहीं है। तो केवल एक अपनी ये बीच वाली यानी कि सेकंड केस ही पॉसिबल है जहां पर आपका कुल बल शून्य हो सकता है। ठीक, अब कैसे देखेंगे, डिफरेंट डेटा दे देते हैं यार कभी कभी। तो चाहे ये कूलॉम्स के लिए हो, चाहे बात करें हम अपने ग्रेविटेशन के लिए, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट लगेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि भाई ये क्या हो, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब मैग्नीट्यूड वाइज भी इन लोगों को होना पड़ेगा इक्वल, तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। अब देखो शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसकी, पहले लॉन्ग ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए भाई मान लिया ये x दूरी पर, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाती है d माइनस एक्स। अब m पर जो बल लगा रहा है कैपिटल M1 उसे मैंने F1 कहा है, और इसका मान हो जाता है gm1 स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 कह दिया इसे। F2 की बात करें तो इसी तरीके से gm2 स्मॉल m d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। दोनों की वैल्यू अगर फर्स्ट
आपके जो ये लिखा है स्टेटमेंट इसमें रख दें तो ये हो जाएगा जी m1 स्मॉल m एक्स स्क्वायर जी m2 स्मॉल m d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m आपने कैंसिल कर दिया, g से g भी कैंसिल कर दिया, d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है यहां से m2 बाई m1। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्लस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस से हमें x की दो पॉसिबल वैल्यू मिलती। भाई एक बार आप प्लस लेते, एक बार एक माइनस लेते तो x की टू पॉसिबल वैल्यू मिलती, लेकिन हमें पता है कि भाई एक जो x की पॉसिबल वैल्यू वो इंफिनिटी है, तो हम उस रूट को छोड़ देते हैं, हम उस वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं सिंपल प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे कि d माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1 हो गया। यहां से d बाई एक्स माइनस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर रूट ऑफ m1 हो गया। अगर ध्यान से देखें यहां पर और आगे इसी स्टेप को, तो ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो d बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m2 स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस 1 d बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर रूट ऑफ m1 हो जाएगा। और यहां से अब x निकाला जा सकता है, x निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2। बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम जब आप क्लास 12th में कर रहे होगे तो वहां पे कूलॉम्स लॉ में होगी, तब क्या करना है, तब यहां पे द्रव्यमान की जगह आवेश होगा, यानी कि आपके मास की जगह होगा चार्ज। ठीक, अब इसको याद कैसे रखना है, मुझे जिस द्रव्यमान से दूरी देखनी है, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो, मुझे जिस द्रव्यमान से दूरी देखनी है उस द्रव्यमान का पहले वर्गमूल ले लो, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी की गुणा कर दो, फिर दोनों द्रव्यमानों के वर्गमूल का योग लिख दो, आंसर आ जाना है ना आसान। तो एकदम स्पष्ट तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब यहाँ पे 1000 वैल्यू लगा लो यार, जो चाहे वो लगाओ, 4 और 9 दे दूं, 2 3 कोई सी भी वैल्यू हो m1 m2 की आप लोग कर लोगे ना बच्चों। तो एकदम नाम रोशन करना है, ऐसा नहीं कि मेरा नाम ही पकड़ के रोशन लिख दो। नाम रोशन करने का मतलब मेरे यहाँ से कि अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो तुम लोग ना कर पाओ। और ऐसी कोई चीज है ही नहीं। देखो होता क्या है बच्चे, मैं जब आपकी क्लास में था, मतलब जब आपके स्तर पे था, तो मेरे साथ क्या होता था शुरुआत में कि यार सवाल कर रहे हैं, पढ़ा सवाल नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे किताब फिजिक्स खराब, दुनिया खराब, ये खराब वो खराब, चला कुछ नहीं करना है, ऐसे करके दिमाग में आता था। मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा यार ये सवाल बनाया किसने, इंसान ने बनाया है ना, मेरे जैसे आपके जैसे इंसान ने। मैंने कहा कि यार वो बना सकता है तो मैं कर भी सकता हूं, बस कुछ नहीं करना है, अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ा देना है, अपने आप हल मिलेगा। तो अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ाते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, अपना समय को एकदम बांट दीजिए। समय में सोच लीजिए कि दिन के यार 3 घंटे मुझे है अपनी पढ़ाई के लिए देना है, तो डेडिकेटली एकदम ईमानदारी से देना है बच्चों। फिर उसमें धोखेबाजी नहीं, क्योंकि वो धोखा आप किसी और से नहीं खुद से करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर हम लोग। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सिंपल सा है। अब यहां पर क्या लगना है, पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि किन किन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आगे की बातचीत है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक ए भुजा का वर्ग है। ठीक है, अब इसके 3 कोनों पर तो कैपिटल M द्रव्यमान रखा हुआ है और एक कोने पर इकाई द्रव्यमान रखा गया है। पूछ लिया गया है कि इस इकाई द्रव्यमान पर कुल कितना बल लग रहा है, ये बताना है। तो कोशिश करिए खुद से एक बार, अभी एकदम से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए और पहले ये सोचिए यार ये क्वेश्चन जो है किन 2 सिद्धांतों पे है।
प्रयास करिए, फिर मैं हल कराता हूं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए। तो चलिए बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं सभी ने ट्राई किया होगा। तो बेटा क्या करना है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। दे रखा है कि एक वर्ग है, तो वर्ग बना लेते हैं यार। ये रहा आपका वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के चारों कोनों पर, है ना, कुछ द्रव्यमान रखे जिसमें से 3 कोनों पर कैपिटल एम मास का द्रव्यमान रखा है, और एक पर आपका इकाई यानी कि इसका मास जो है केवल 1 है, ये रखा है। अगर इसकी साइड लेंथ यानी कि भुजा की बात करें तो वो स्मॉल ए है। पूछा ये गया है कि इस पे कुल कितना बल लग रहा होगा। तो क्या कौन सा बल लग रहे होंगे, पहला सवाल ये आता है कि कौन से बल लग रहे हैं। तो सबसे सिंपल सा इसका जवाब बनता है कि यार यहां पर लग रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण का बल। तो गुरुत्वाकर्षण के बल लग रहे होंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये बलों के परिमाण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल का परिमाण जो होता है Fg(m)(1)(m)(2) बाई ए स्क्वायर, इस तरीके से होता है ना। अब यार देखो, यहां पर और यहां पर द्रव्यमान m और 1 है और बीच की दूरी a है, तो मैंने कहा F फोर्स लग रहा है। क्या यहां पर भी बीच की दूरी a होगी, क्योंकि जो आपका वर्ग होता है तो वर्ग के तो सारी भुजाएं बराबर होती है ना। तो यहां पर भी बीच की दूरी a है, द्रव्यमानों का गुणनफल भी समान है, तो यहां पर भी तो बल समान परिमाण का लगेगा। पर क्या दोनों बल समान ही हैं? परिमाण में तो समान है किंतु दिशा में विपरीत है, तो यहां पे भी समान बल परिमाण का लगेगा। बात करते हैं इस तीसरे वाले की वजह से। तो ये तीसरा वाला जो बल लगा रहा होगा विकर्ण की दिशा में यानी कि डायगनली लगा रहा होगा, इसके बल का मान कितना होगा। तो देखिए, इसे मैंने कहा कि भाई ये F1 है, पहला द्रव्यमान F1, ये दूसरा द्रव्यमान F2, और ये तीसरा द्रव्यमान जो है F3। तो F1 मैग्नीट्यूड वाइज F ही है, F3 मैग्नीट्यूड वाइज भी F ही है। क्यों? क्योंकि ये m इंटू एम और a ही है, जो कि पहले वाले का परिमाण है। अब दूसरे वाले की बात करें तो F2 के लिए कैलकुलेशन देखिए कि क्या होगा, g m स्मॉल m, अच्छा g। अब ये दूरी कितनी है भाई, विकर्ण का मान तो a√2 होता है, तो a√2 का क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो ये हो जाएगा जी एम स्मॉल m 2a स्क्वायर। क्या ये f/2 हो गया ना भाई। f कितना था आपका, f की वैल्यू की बात करें तो f था g कैपिटल M स्मॉल m बाई a स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a स्क्वायर। तो क्या F2 आपका f/2 है? बिल्कुल जी है, तो ये f/2 हो गया। तो F2 का परिमाण f/2 है। ठीक है, आसान है, यहां तक की बात है। अब आगे की बात सुनिए। आगे की बात यह है कि अब इन तीनों बलों का हमें देखना पड़ेगा योग। अब कौन सा बल, तो आपकी सदिश राशि है, तो यहां पर हमें वेक्टर योग देखना पड़ेगा। अब वेक्टर योग देखेंगे तो देखिए ये दोनों बल बराबर हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो इनका परिणामी इनके लंब समद्विभाजक, या हम ज्यादा अच्छे से बोले कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक नहीं, कोण समद्विभाजक से गुजरेगा, और परिणामी होगा कितने का, √2f होगा। कैसे पता, देखो यार ये f बल लग रहा है ना, मैं इसी डायरेक्शन में अलग तरीके से बता दे रहा। देखो ये एक बल है, ये दूसरा बल है भाई, इन दोनों का जो परिमाण होगा वो बराबर है ना। तो यहां पर ये आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √2f हो गया, और ये होगा कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे होगा बच्चे, तो ये 45 डिग्री पे √2f का बल लग रहा है। और तीसरा, माफ कीजिएगा, ये जो दूसरा बल है वो भी यही लग रहा है 45 डिग्री पे, क्योंकि विकर्ण जो है 45 डिग्री से ही जाता है, और वो कितने का है, वो है f/2 का। इन दोनों का योग करके हमें कुल बल मिल जाएगा, कुल बल बराबर हो जाता है F net इज इक्वल टू f/2 प्लस √2 इंटू f। अब f को कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2, और f की वैल्यू है g कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू तो 1 है,
ए स्क्वायर 1 प्लस 2√2/2। ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाता है ना आसान। अब कौन कौन से सिद्धांत थे? सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो न्यूटन के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। क्या यहां पर एक से ज्यादा पिंड है, या हम ज्यादा अच्छे से बोले बच्चे, दो से ज्यादा पिंड है? हाँ भाई, दो से ज्यादा पिंड है। दो से ज्यादा पिंडों की वजह से किसी एक पर हम देख रहे हैं कि कुल गुरुत्वाकर्षण का बल कितना हुआ। तो क्या यहां पर हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया? बिल्कुल किया। यहां पर हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया। पहला कंसेप्ट न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत, तीसरा क्या हमने इन्हें वेक्टरली ऐड किया? हाँ, तो ये यहां पर वेक्टर एडिशन का, तो तीन कंसेप्ट का यहां पे यूज होता है। प्रॉब्लम कंप्लीटली डिकोडेड हो चुकी है। तो फटाफट से इसे नोट करिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा किन किन पे बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर दिया गया है कि दो समान द्रव्यमान के कण एक वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो उस वृत्ताकार पथ पर जो ये गति कर रहे हैं, तो प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या होगी? तो ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे त्रिज्या? बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है। अगर आपने ये जान लिया कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है, तो निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम आपके लिए चुटकियों में हो जानी है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे कि की कंसेप्ट क्या है, फिर कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, वो सीखेंगे। तो फटाफट से एक बार अपने अकल के घोड़ों को जल्दी से दौड़ा दीजिए और बता दीजिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करिए, फटाफट से देखिए। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने प्रयास किए होंगे, सब ईमानदार बच्चे हैं हमारे पास। तो समान द्रव्यमान के हैं, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, तो इनकी त्रिज्या पूछी है। ये v वेग से चल रहा है, या फिर मैं कहूं इस वृत्ताकार पथ पर इसकी जो चाल है वो v है। अब अगर मैं बात करूं इसके सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा, मिलाने वाली लाइन, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर है। ये अपने सेंटर ऑफ मास के ही चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे गति कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट भी बच्चों हमें क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि बेटा कि ये मान ली r त्रिज्या है। अब पहला कंसेप्ट कि यार यहां पर ग्रेविटी का तो लगेगा। अगर याद हो आपको कि जब भी वृत्तीय गति होती है, तो वृत्तीय गति आपकी एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन में आती है। तो कोई भी अगर कण आपका वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे मोशन में है, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में उसे चाहिए त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अगर त्रिज्य त्वरण चाहिए तो कोई बल भी चाहिए। बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ध्यान रखिएगा यहां पर दो कंसेप्ट हैं, एक तो वृत्तीय गति वाला, नीड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो नीड कौन कंप्लीट कर रहा है? तो यहां पर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने देख लिया। अब फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो F जो फोर्स लग रहा होगा, अगर ये त्रिज्या बच्चों r है, तो इनके बीच की दूरी 2r होगी। तो g स्मॉल m इंटू स्मॉल m बाई 2r का होल स्क्वायर, दैट इज g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े अगर, तो ये जो फोर्स होगा ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। रख देते हैं g स्मॉल m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। रेडियस देखनी है, ये एक r से एक r गया, m से एक m गया, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई g स्मॉल m। ठीक है, सिंपल है ना, 4v स्क्वायर। अब ये आपका r आया है, ये 1/r आया है, आपका आया है बच्चों ये 1/r, r नहीं आया है अभी, r नहीं 1/r आया है। ठीक है, ये इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो r कितना हो जाना है? r हो जाना है g स्मॉल m बाई 4v स्क्वायर। ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, आसान है ना, तो इसे फटाफट से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कुछ जेई मेंस और साथ ही साथ नीट और स्कूल लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपके लिए जी एडवांस की प्रॉब्लम्स बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, तो जरूर बने रहिए व्युत्पत्ति के साथ। और बहुत जल्दी आपको इसी तरीके के लाइव सेशन भी मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है जेई एडवांस की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो एकदम ना दिमाग को खोल के रख देंगी। और उससे पहले क्या कंसेप्ट चाहिए एक हिंदी मीडियम के बच्चे को उस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए, ये भी बताऊंगा मैं। साथ ही साथ अच्छे से बने रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त रहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बाय बाय।